A very good morning बच्चों. Today we are going to discuss about self inductance. Suppose that there is a coil और इस coil से हम अटैच कर देते हैं एक इलेक्ट्रिक सोर्स. इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी. जैसे ही इसके अंदर से करंट I फ्लो होती है, I करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, तो करंट फ्लो होने के साथ साथ इससे एक फ्लक्स भी अटैच हो जाएगा. जब इस कॉइल से फ्लक्स अटैच हो जाएगा, इन केस यदि इस फ्लक्स में कुछ चेंज होता है, तो फैराडेज लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स में जब भी चेंज होगा अटैच टू एनी कॉइल, देयर विल बी सम ईएमएफ जनरेटेड एट द एंड्स ऑफ द कॉइल. मतलब इसके एंड्स पर क्या जनरेट हो जाएगा, एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और ईएमएफ का मतलब उसके अंदर करंट फ्लो करने लग जाएगी. अब यहां पर एक चीज समझने की है कि भाई जब वो करंट फ्लो होगा, वो करंट क्या करेगा, इस चेंजेस को अपोज करेगा. चेंजेस कौन सा, इस करंट फ्लो के चेंजेस को अपोज करेगा, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस को अपोज करेगा, और अपोज करने के लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो सकता है. तो ये कंसेप्ट हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वो फ्लक्स, किस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस, किस तरीके से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस हम पढ़ने वाले हैं. तो ये सारी चीजें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल से स्टार्ट करते हैं. हम स्टार्ट करते हैं यहां से. एक बैटरी मैंने एक कॉइल से कनेक्ट कर दी है, तो इससे क्या अटैच हो जाता है, फ्लक्स अटैच हो जाता है. जैसे ही फ्लक्स अटैच होगा, ये जो फ्लक्स होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट. जैसे मैं कहूं कि ये जो फ्लक्स होगा phi b, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. अब मैं कहूंगा कि इससे ये करंट जो फ्लो हो रहा है उससे ये प्रोपोर्शनल है. मान लीजिए इसमें n टर्न्स होते हैं. कितने होते हैं, n टर्न्स होते हैं. तो क्या होता है बेटा, फ्लक्स कितना हो जाता, n phi b, दैट इज इक्वल्स टू एल आई. यहां लिख देता हूं एल. जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी के साइन को मैंने इक्वल के साइन में चेंज किया, तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और डायरेक्टली वी से इट सेल्फ इंडक्टेंस. तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक कोफिशिएंट आ गया. इसको यदि हम देखें तो हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं. एल कितना हो जाएगा बेटा, एल हो जाएगा n phi b अपॉन I. इसको यदि देखें तो अब हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं. L इज नथिंग बट दैट इज phi अपॉन I. L इज नथिंग बट दैट इज phi अपॉन I. सपोज n इज इक्वल्स टू 1, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो, तो यदि करंट यूनिट है इन द कॉइल, यूनिट मतलब 1 एम्पियर है, तो उससे जो फ्लक्स अटैच होगा दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. ठीक है. इफ द करंट इन द कॉइल इज यूनिट और 1 एम्पियर, देन द फ्लक्स अटैच टू द कॉइल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस. क्लियर. तो ये हमारा हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस. बट एज वी नो दैट फैराडे ने क्या कहा कि यदि मान लीजिए किसी कॉइल से अटैच फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके एंड्स पर क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा. उस ईएमएफ की वैल्यू मैं निकालूं तो फैराडेज लॉ क्या कह रहा है, फैराडेज लॉ ये कह रहा है कि ईएमएफ जो जनरेट होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी. सिंपल. एंड फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज एल आई. तो आई कैन राइट, यहां पर देखिए phi b है, n टर्न्स होते तो यहां n phi b लगाना चाहिए मुझे. ओके, n टर्न्स है तो मुझे n phi b लगाना चाहिए. n phi b को मैं क्या लिख सकता हूं, l इंटू आई. आई कैन राइट d l i अपॉन dt, एंड इट कैन बी रिटन एज माइनस l इज ए कांस्टेंट d i अपॉन dt. ऑल्सो वी कैन राइट लाइक दिस. और एक और एक्सप्रेशन हम यहां पर लिखना चाह रहे हैं, एंड दैट इज L इज इक्वल्स टू माइनस, देखिए L को यहां
मैं यहां लिख देता हूं दैट इज माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। माइनस का साइन क्यों आ रहा है ये तो आपको पता ही है, इजीली हम डिफाइन कर सकते हैं, बट हियर वी वांट टू डिफाइन अगेन दिस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हाउ कैन वी डिफाइन इट? सिंपली what is this and what is this? You must know these quantities and you can check it, like you can say that कि ये जो है ये क्या है, this is the change in current through the circuit or rate of change of current, दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है। This is what? This is the rate of change of current, rate of change of current है, and this is what? This is the EMF generated at the ends of the coil. This is what? This is if the rate of change of current is unity, then the EMF generated at the ends of the coil due to change of flux is called coefficient of self-inductance. If this is unity, then E is equals to L. If this is unity, then E is equals to L. So we can say that if the rate of change of current flowing through any coil is unity, then the EMF generated at the ends of the coil is called self-inductance, the coefficient of self-inductance. Here we want to say something more. यहां पर ये चीज समझने की है बेटा कि L EMF तभी जनरेट होगा जब क्या होगा, चेंज ऑफ करंट आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हमने यहां पर इसको देखें तो बैटरी कनेक्ट कर दी है, इससे फ्लक्स तो अटैच हो गया लेकिन चेंज नहीं होगा, इससे यहां पर ईएमएफ जनरेट नहीं होना। ईएमएफ कब जनरेट होगा? ईएमएफ जब जनरेट होगा जब उसके अंदर क्या हो, चेंजेस हो। किसमें चेंजेस हो? करंट में चेंजेस हो। कैसे चेंजेस हो? दो तरीके से हो सकते हैं, या तो इंक्रीज हो सकता है करंट या डिक्रीज हो सकता है, कोई भी चेंजेस हो, डजंट मैटर। ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा, लेकिन उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी यदि मान लीजिए चेंज अपोजिट है तो हम कह रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दोनों चेंजेस में ईएमएफ जनरेट होगा और वहां पर डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन इस डेफिनेशन की ब्यूटी क्या है? इस डेफिनेशन की ब्यूटी ये है कि आप एक सोर्स लगाकर भी इस कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक सोर्स लगा दिया, फ्लक्स कितना अटैच हुआ यदि वो हमें पता चल जाए तो आई कैन राइट सिंपली L इज इक्वल्स टू दिस। आई हमें पता है, फाई भी निकाल लेंगे। ये सारी चीजें हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, जहां पर चेंज करवाने की जरूरत नहीं, L का हमें पता चल जाएगा। L पता चल जाएगा, डेफिनेटली हमें E का भी पता चल जाएगा कि EMF जो जनरेट हुआ है वो कितना हुआ है। इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि मैं कहूं कि मान लीजिए मेरे पास एक सॉलिनॉइड है, तो उसका मुझे क्या निकालना चाहिए? सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहिए। दो डेफिनेशन हम यहां पर दे चुके हैं, अब हम निकालते हैं द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड। नेक्स्ट टॉपिक में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक सॉलिनॉइड हमने लिया है। सॉलिनॉइड एज वी नो दैट सॉलिनॉइड इज नथिंग बट व्हेन ए हॉलो सिलेंडर ले लें किसी प्लास्टिक का और उसके ऊपर हम क्लोजली वाउंड इंसुलेटेड वायर लपेट दें तो इस तरीके का कोई कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, दैट इज कॉल्ड सॉलिनॉइड। इस सॉलिनॉइड्स का हम क्या निकालना चाहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं। तो इसके अंदर से करंट फ्लो करवानी होगी। मैंने करंट आई मान लिया इसके अंदर, कुछ चीजें हमने पहले लिख ली है यहाँ पर जिससे हमें टाइम वेस्ट नहीं हो। हमारा एरिया इसका ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ए है, लेंथ इसकी एल मान ली हमने, करंट इसमें से आई फ्लो हो रहा है और एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। और यहां पर एक और हमने डिफाइन किया है वेरिएबल, दैट इज स्मॉल एन, दैट इज स्मॉल एन इसके फॉर्मूले में भी आता है, ध्यान हो तो। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर एक फॉर्मूले में एन आता है, वो और ये एन सेम ही है। एंड एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन बाई एल। कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल
or L is the length, so we can say that it is what? It is the number of turns per unit length of the coil. This is called the number of turns per unit length. ठीक है, इसको हम डेंसिटी भी कह सकते हैं इन केस पर. ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास हो गया, कुछ वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर दिए हैं. अब हमें क्या निकालना है? इंडक्टेंस निकालना है. तो इसके लिए हम क्या करें? सिंपली डेफिनेशन पे जाएं. हमारे पास डेफिनेशन क्या था कि फाई जो था, फाई बी वॉज इक्वल्स टू एल इंटू आई, एंड आई इज कैन बी रिटन एज फाई बी. नंबर ऑफ टर्न सपोज करो n है, तो n फाई बी अपॉन आई, कुछ ऐसा था हमारे पास. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? एक तो फाई बी चाहिए, फाई इज द फ्लक्स अटैच टू दिस कॉइल, एंड करंट चाहिए. करंट की जरूरत नहीं है, मैं फाई बी निकाल लेता हूं. फाई बी कैन बी रिटन एज, फाई बी कितना होगा? फाई इज इक्वल्स टू होता है बेटा, फ्लक्स है, दैट इज बी इंटू ए. ठीक है, दैट इज बी इंटू ए. ए इज द एरिया, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड. अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इसका, इसके सेंटर पर? वो होता है म्यू नॉट एन इंटू आई. सिंपल. और इसको मैं जब यहां पुट करूंगा, तो मैं यहां पुट करते ही मेरे पास फाई बी कितना आएगा बेटा? देखिए, म्यू नॉट एन आई हो गया, एंड दैट इंटू ए. तो फाई बी आ गया मेरे पास. फाई बी की वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं, तो देखिए कितना आएगा? L इज इक्वल्स टू, इससे आ जाएगा. ठीक है, L इज इक्वल्स टू एन फाई बी, दैट इज म्यू नॉट एन आई ए अपॉन आई. आई से आई कैंसिल हो गया. L आपके पास कितना आया? यहां पर देखिए, आप इसको n में भी चेंज कर सकते हैं. n को आप लिख सकते हैं n इंटू एल, तो n इंटू एल लिखना चाहे n इंटू एल लिख लें, या फिर इस n को लिख सकते हैं n बाई एल. तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है. तो एन स्क्वायर म्यू नॉट ए, ठीक है, अपॉन यहां पर n को मैंने कैपिटल N बाई एल लिखा है, तो यहां L आ जाएगा. क्लियर? तो ये हमारा हो गया बेटा सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन फॉर द सॉलिनॉइड. सिंपल है ना? सिंपली हमने एक सॉलिनॉइड लिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया, L निकालने के लिए हमने डेफिनेशन को यूज किया है. डेफिनेशन से हमने इसको इजीली फाइंड आउट कर लिया. ये हमारा हो गया बेटा द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, इसके अंदर हम क्या निकालना चाहते हैं, उस कंसेप्ट को पहले समझे कि हम करना क्या चाह रहे हैं. तो सिंपली हम ये कहते हैं कि जैसे ही हमने एक कॉइल ली है, उस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाए. करंट फ्लो करवाने से क्या होगा? करंट फ्लो करवाने से उससे फ्लक्स अटैच हो जाएगा. क्लियर? फ्लक्स अटैच होने के बाद यदि हम उस फ्लक्स को चेंज करवाएं, अब चेंज करवाने के तरीके हो सकते हैं कि आप एसी लगा दें. एसी में क्या होता है, वोल्टेजेस जो हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है. तो जैसे आप एसी लगाएंगे, उसके अंदर फ्लक्स में कंटिन्यूअसली क्या आएगा? चेंजेस आएंगे. जब चेंजेस आएंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उसी की वजह से हमारे यहाँ टर्म आ रही थी, दैट वाज सेल्फ इंडक्टेंस. अब जब इंड्यूस होगा तो वो इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो करंट के चेंजेस को अपोज करेगा, क्योंकि वोल्टेजेस चेंज हो रही है तो उसके अंदर करंट भी चेंज होगी. जब करंट चेंज होगी तो वो जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसकी पोलैरिटी इस तरीके से होगी कि वो उस चेंज को अपोज करेगा. लेंजेस लॉ यही तो कहता है. तो उस चेंज को वो अपोज करेगा. उस अपोजिशन से क्या होगा, यदि हम उसको कंटिन्यू करें तो उस अपोजिशन से के अगेंस्ट कुछ वर्क डन होगा. जब हम उसको अपोज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वी आर डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम, एंड इफ वी आर डूइंग सम वर्क देन दिस वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इट शुड बी, होना तो चाहिए उसके अंदर स्टोर. तो स्टोर किस तरीके से होगा, और वो पावर, वो जो पावर होगी, वो जो एनर्जी होगी, वो कितनी होगी, वो हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं. उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, वो वर्क डन निकालना है, जो वर्क डन हम उसके ऊपर
कर रहे हैं, वो वर्क डन निकल जाए, वो ही सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। तो वो जो स्टोर होगा उसकी वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम सिंपली एक सॉलिनॉइड ले लेते हैं। इस सॉलिनॉइड के अंदर आप करंट फ्लो करवा दीजिए, आई करंट सपोज करो फ्लो हो रहा है, और बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी इसके लिए डिस्कस नहीं करना है, मुझे केवल एक्सप्रेशन निकालना है। तो मैं सिंपली कह देता हूँ कि जो उसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, उस वर्क के लिए हमें कितनी पावर चाहिए। तो पावर को हम डिफाइन करते हैं सिंपली, रिक्वायर्ड पावर। तो रिक्वायर्ड पावर कितनी हो जाएगी, जिसे मैं रेट ऑफ वर्क डन कह देता हूं, dW/dt विल बी इक्वल टू व्हाट। पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में V इंटू आई, यहां पर EMF जनरेट होता है तो मैं इसको E इंटू आई कह देता हूं। सिंपली मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, तो मैं कह देता हूं dW विल बी इक्वल टू व्हाट, E इंटू आई। EMF जो जनरेट हो रहा है वो है, और उसकी वैल्यू हम इजीली दे सकते हैं, दैट इज LdI/dt। ये आ गया इंटू आई। आई कैन राइट इट लाइक dW/dt इज इक्वल्स टू LIdI/dt। सॉल्व करें इसको, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ द साइड, एंड आई कैन राइट इट लाइक DI इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। यहाँ 0 से I के बीच में इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे ही करेंगे तो हमारे पास W आ जाएगा, L कांस्टेंट है, ये हो जाएगा I²/2। दिस इज द वर्क डन फॉर दिस सिस्टम। तो दिस इज द वर्क डन, और इसी को ही हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम के अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर, सॉलिनॉइड के अंदर, इस सॉलिनॉइड के अंदर ये एनर्जी स्टोर हो जाती है। याद करिए, ये एनर्जी कुछ इसी तरीके की है जैसे 12 mv² होता है कि नहीं। ये जो एनर्जी है ये कुछ इसी तरीके से कि 12 mv², ठीक है, कुछ वैसा ही एक्सप्रेशन है। तो हम कहते हैं कि ये वैसा ही एक्सप्रेशन है। ये जो L है ये किस तरीके का काम करता है, ये काम करता है बेटा एक तरीके से इनर्शिया का। इस तरीके के सिस्टम के लिए किस तरीके का काम करता है, ये इनर्शिया की तरह काम करता है। और इनर्शिया कब होता है हमें पता है, इनर्शिया जब होता है जब किसी का मास होता है, तो मास से रिलेट करता है इनर्शिया। इसका मतलब इस तरीके के सिस्टम में L जो है वो मास को रिप्लेस कर रहा है। हमने कहा ना ये 12 mv² टाइप का है, तो ये एक इनर्शिया की तरह काम करता है। और डेफिनेटली ये जो EMF जनरेट होगा ये इसको अपोज करेगा, ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। इसलिए इसको हम एक नया नाम और देते हैं, कई बार पूछा जाता है, दैट इज बैक EMF। व्हाट वी कॉल इट, दैट इज बैक EMF। तो ये जो EMF है दैट इज बैक EMF। याद रखिएगा इसको। ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो रही है, इसको हम रिमाइंड करवाएंगे कैपेसिटर के साथ, क्योंकि कैपेसिटर का फॉर्मूला भी Q²/2C कुछ ऐसा ही आता है, और इन दोनों को हम कोरिलेट करेंगे टोटल एनर्जी के रूप में। लेकिन यहां पर ये जो एनर्जी है ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब बनती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो दिस एनर्जी स्टोर इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सॉलिनॉइड। तो ये हमारा टोटली हो गया सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब नाम से ही पता है कि म्यूचुअली हो रहा है। इफ देयर आर टू कॉइल्स, जैसे फैराडे के हमने सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट देखे थे, कुछ वैसा ही है। मान लीजिए कॉइल ये रही, इसको मैं कॉइल नंबर मान लेता हूं 1, और इसके अंदर मैं एक सोर्स लगा देता हूं इस तरीके से, और दूसरी कॉइल मैंने यहां बना दी इसके बिल्कुल पास में, तो इसके अंदर मैं सोर्स मान लेता हूं ये। जैसे ही इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, इसके अंदर जैसे ही करंट फ्लो होता है, दिस इज कॉइल नंबर 1, दिस इज कॉइल नंबर 2। अब देखिए जैसे ही मैं फर्स्ट कॉइल के अंदर
सेकंड कॉइल के अंदर जैसे ही बैटरी या सोर्स ऑफ एनर्जी लगाऊंगा तो होगा ये कि इससे कुछ फ्लक्स अटैच हो जाएगा। जैसे ही फ्लक्स इससे अटैच हुआ वो फ्लक्स इससे भी अटैच हो जाएगा। क्लियर? तो मुझे क्या करना है, इस कॉइल को इस तरीके से नहीं बनाना, मुझे सारा का सारा फ्लक्स अटैच करना है। फर्स्ट थिंग इज दैट, क्यों? मैं नहीं चाहता कि फ्लक्स का लिंकेज हो जाए। फ्लक्स जो है वहां से कुछ फ्लक्स लिंक नहीं हो, ऐसा नहीं करना है। मुझे सारा का सारा फ्लक्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, इनको इस तरीके से बनाता हूं कि फ्लक्स सारा का सारा अटैच हो जाए। तो पहली कॉइल को मैं इस तरीके से बना देता हूं और इसी के अंदर मैं दूसरी कॉइल भी डाल देता हूं। ठीक है, दिस इज द प्राइमरी कॉइल। ये तो फर्स्ट नंबर हो गई, ये क्या हो गई? सेकंड नंबर हो गई। अब इसके अंदर जब कॉइल मैंने इस तरीके से एक दूसरे के अंदर, इसको बोलते हैं हम कपलिंग। इस कपलिंग इस तरीके से हो कि सारा का सारा, अब जो फर्स्ट के अंदर मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है, सेकंड की बजाय यहां फर्स्ट मान लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और सेकंड से फ्लक्स अटैच हो रहा है, तो जो फ्लक्स इससे अटैच होगा वो फ्लक्स इससे भी तो अटैच हो जाएगा क्योंकि ये इसके अंदर ही है। तो इस तरीके से हम कॉइल्स के अंदर इस तरीके से बनाया जा सकता है कि उससे फ्लक्स बाहर ना निकले। इस केस को लेते हुए मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस, और इसको डिफाइन भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूं कि मान लीजिए सेकंड कॉइल है, उससे जो फ्लक्स अटैच हो रहा है वो कितना है? मान लीजिए सेकंड कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है, उससे फर्स्ट कॉइल के अंदर क्या है? फ्लक्स अटैच हो रहा है। फ्लक्स फर्स्ट कॉइल का, करंट सेकंड। तो सेकंड कॉइल के अंदर जितना करंट होगा, ये वाला केस ले रहा हूं, सेकंड कॉइल के अंदर बैटरी लगी हुई है, तो मैं कह देता हूं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। I2 का मतलब ये है सेकंड कॉइल के अंदर जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतनी ज्यादा फर्स्ट कॉइल के अंदर क्या होगा? फ्लक्स लिंकेज हो जाएगा। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, φ1 है तो फ्लक्स लिंकेज जो होगा वो फर्स्ट से, मान लीजिए कुछ कांस्टेंट यहां मान लेते हैं, मान लीजिए यहां नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहां पर करंट इसमें से फ्लो I1 है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B1 हो जाएगा और यहां पर सारे हम N2 I2 ले लेंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि यहां पर φ1 I2, तो N1 φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। क्लियर? और इक्वल का जब मैं साइन लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है M, जिसे हम कहते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। व्हाट वी कॉल इट? म्यूचुअल इंडक्टेंस। इफ देयर आर टू कॉइल्स situated close to each other, and if in the second coil the current is flowing and that is unity, then flux attached to the first coil is called mutual inductance. So we can say that flux attached to the any coil per unit current in second coil. We can say that हम कह रहे हैं सेकंड कॉइल के अंदर यदि करंट यूनिटी हो जाए, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे कितना फ्लक्स अटैच होगा? दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिंपली डिफाइन कर सक रहे हैं, लेकिन यहां पर ये क्लियरली शो करना चाहिए N1 है, N2 है, φ1 है, φ2 है, I1 है, I2 है, B1 है, B2 है, ये क्लियर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो क्लियर हो गया ये बेटा? म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने डिफाइन कर लिया। डिफाइन करते हैं हम, फैराडेज लॉ लगा सकते हैं। फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडेज लॉ सेज दैट कि E is equals to minus d phi by dt. I can write it like E is equals to what? Minus d phi. Phi कहाँ है हमारा? ये रहा। That is, यहाँ पर n लगाया जाना चाहिए, n φ1, तो मैं यहाँ सीधा ही लिख देता हूँ d by dt of mi2। ओके, यहां पर ये समझने का है कि E जो जनरेट हो रहा है उसको क्या लिखें? E1 लिखें, E2 लिखें? देखिए ये जो EMF जनरेट हो रहा है ये सेकंड कॉइल में हो रहा है, सॉरी फर्स्ट में हो रहा है, तो मुझे यहाँ 1 लगाया जाना चाहिए। तो यहां पर आ जाएगा बेटा M E1 विल बी इक्वल टू माइनस M dI2 by dt। सेम उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, देखिए इजीली,
di2/dt. This is what? This is the change in current in second coil. कैसा हो सकता है चेंज? इंक्रीज भी हो सकती है करंट, डिक्रीज भी हो सकती है. Change in current is unity, then the EMF generated at the ends of the first coil is called mutual inductance. What we call it? Mutual inductance. तो क्या कहलाएगा? वापस से सुन लीजिए यहां पर डेफिनेशन. एक डेफिनेशन तो यहां आ गई हमारे पास. सेकेंड कॉइल में यदि यूनिटी करंट हो, इफ देर आर टू कॉइल्स सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर and the second coil contain 1 ampere current, then the flux attached to the first coil is called mutual inductance. The change in current, or by the second definition, if there are two coils situated close to each other and if there is a change in current in the second coil is unity or 1 ampere, then the EMF generated at the ends of the first coil is called mutual inductance. Clear? So these two terms we can clear easily, self inductance and mutual inductance. Now we will move to the mutual inductance of the solenoid. So we can easily calculate it. Now we are going to calculate the mutual inductance of a solenoid. अब सोलिनॉइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस किस तरीके से निकालें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक कॉइल लेनी पड़ेगी. इस तरीके की मैंने कॉइल ले ली है और इस तरीके से ले लिए और इसी के अंदर मैंने दूसरी कॉइल अटैच कर दी है ये. ठीक है. इसके अंदर देखिए हमारे पास करंट I1 फ्लो हो रहा है. ये फर्स्ट कॉइल है एंड दिस इज सेकेंड कॉइल. सेकेंड कॉइल के अंदर करंट I2 फ्लो हो रहा है. A2 है, L2 है, I2, A1, L1 और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो B1 बनेगा और यहां पर B2 बन जाएगा. ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं. अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है बाय द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. क्या डेफिनेशन है? N, मान लीजिए फर्स्ट कॉइल के अंदर जनरेट हो रहा था N1 Φ1 इज इक्वल्स टू MI2. क्लियर? सेकेंड में करंट फ्लो हो रही है, फर्स्ट के अंदर हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे तो M आ जाएगा हमारे पास N1 Φ1 अपॉन I2. इस फॉर्मूले से निकालेंगे बेटा हम म्यूचुअल इंडक्टेंस. Φ1 निकालना है हमें. Φ1 अटैच टू द फर्स्ट कॉइल, द फ्लक्स अटैच टू द फर्स्ट कॉइल. फर्स्ट कॉइल से फ्लक्स कितना अटैच होगा? कोई बड़ा काम नहीं है. Φ1 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट Ni B इंटू ए कर देता हूं मैं. B की वैल्यू हम म्यू नॉट है. तो देखिए Φ1 है यहाँ पे, तो हमें B1 करना है, A1 करना है. ठीक है. यहां पर हम फॉर आवर कन्वीनियंस सपोज दैट लेट L1 is equals to L2 is equals to L and A1 is equals to A2 is equals to A. ये हम अज्यूम कर लेते हैं. उससे Φ1 कितना हो जाएगा? दैट इज B1 इंटू A. क्लियर? B1 की वैल्यू हम लिख देते हैं बिकॉज B1 is equals to what? B1 is the magnetic field attached to the first coil and that is mu naught N1 small n1 I1. क्लियर? जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारे पास देखिए म्यू नॉट Ni है. अब हम यहां पर एक बात और समझ लें कि जितना फ्लक्स फर्स्ट से अटैच हो रहा है उसी को हम अटैच कर रहे हैं सेकंड से. जितना फ्लक्स सेकंड से अटैच हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट तो सेकंड से अटैच होगा, वो सारा का सारा फ्लक्स फर्स्ट कॉइल से भी अटैच हो रहा है. इसलिए मुझे ये लिख देना चाहिए कि Φ1 इतना है तो ये किसके इक्वल है? Φ2 के इक्वल है. Y2 के इक्वल है तो हम इजीली लिख सकते हैं. इसको क्या लिखेंगे हम? Φ1 विल बी इक्वल टू B, इसको B2 कर देता हूं तो मैं कह देता हूं म्यू नॉट N2 I2 इंटू A. ठीक है. वापस से समझिए, B को मैंने क्या लिख दिया? म्यू नॉट Ni इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N2 I2. ठीक है. ये दोनों इक्वल है, ये दोनों
इक्वल है। मैग्नेटिक फील्ड जितना इसमें जनरेट हुआ है, सारी की सारी फील्ड लाइन अटैच है, तो ये इससे भी इक्वल हो जाएगा। इक्वल होगा तो डेफिनेटली I1 I2 भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए ये हो गया हमारे पास सिंपल म्यू नॉट N2, और इसकी वैल्यू हम कहां पुट कर दें, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा इसके अंदर। तो इस इक्वेशन से जब हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल्स टू N1 म्यू नॉट, N2 की जगह आप लिख सकते हो बेटा N2 अपॉन L2 की जगह L ही हो जाएगा। यहां पर I2 नीचे है और A यहां पर है, और एक I2 हमारे पास आ रहा था I2, इसके अंदर भी I2 है, तो इस I2 को लिखेंगे, I2 से I2 कैंसिल, आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा m इज इक्वल्स टू N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट A अपॉन L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ एनी सोलेनॉइड। तो सिंपल सा तरीका है, आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। कीप इन माइंड दैट द फ्लक्स अटैच्ड टू द फर्स्ट कॉइल इज इक्वल्स टू द फ्लक्स अटैच्ड टू द सेकंड कॉइल। सारा का सारा फ्लक्स लिंकेज हो जाना है। तो इजीली हम यहाँ पर φ1 इज इक्वल्स टू φ2 कर दें तो हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं आई, क्योंकि इसको φ2 इज इक्वल्स टू b2 इंटू a लिख देंगे और इजीली हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत इजी है, आप थोड़ा सा इसको केयरफुली कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस।